हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके अभी तक के सारे पेपर काफी अच्छे गए होंगे। मैडम ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन टाइमली आते रहते सारे वीडियो। और आज से स्टार्ट हो गए हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आज सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, सैंपल पेपर केमिस्ट्री का, जो कि किसने दिया है, एमपी बोर्ड ने। सभी को ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हम सॉल्व करते भी चल रहे हैं। अब आगे जब हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या होगा और उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्नों पे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो निकल कर आता है कि हेनरी के नियम का सूत्र क्या है, जो कि ऑलरेडी एमपी बोर्ड के द्वारा, या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो हेनरी के नियम का सूत्र होता है P बराबर के एच अपॉन एक्स। फिर होता है ऑप्शन बी एक्स माइनस के एच अपॉन पी, या फिर P बराबर के एच माइनस एक्स, या डी के एच बराबर P माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा P बराबर के एच इंटू एक्स। यहां पर अपॉन दे दिया है तो कोई बात नहीं, बट यदि ऑप्शन यहां पर नहीं है तो आप पहले वाले पर ही इसे टेक आउट कर आएंगे। ठीक है, हेनरी वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया था कि यदि किसी द्रव्य में हमें गैस को मिलाना होगा तो कैसे मिलाएंगे, क्या अनुपात होगा, कितना दाब लगाना पड़ेगा और कैसे ये अनुपात के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दाब, जितना अधिक आप दाब लगाएंगे यानी कि दाब समानुपाती होगा किसके, मोलरता के। और मोलरता किसके समानुपाती होगी, यानी कि मोलरता किसके बराबर होगी, विलय के मोल अंश के। अब यहां पर विलय क्या होगा बेटा, तो विलय होगा, जो गैस होगा ना वही होगा हमारा विलय। समानुपाती का निशान हटाएंगे हम तो वहां पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा और नियतांक आएगा के एच। तो P बराबर होगा के एच इंटू एक्स। जब हम डिटेल वीडियो शूट करेंगे तो इसे भी प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद करो कि ताप समानुपाती होता है विलय यानी वायु के मोल अंश के। ठीक है, समानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर का निशान आएगा। बराबर का निशान लगाने के लिए हेनरी का नियतांक लगाना पड़ेगा, जो कि होगा क्या हमारा के एच। अब दूसरा प्रश्न है, मर्क्यूरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां पर आप चाहो तो थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आएगा श्रवण यंत्र। ठीक है, श्रवण यंत्र ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम दूसरे सेलों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आपने घर पर देखा होगा, आपके घर पर दीवार घड़ी होती है, उस पर जो सेल प्रयोग होता है वो कौन सा सेल होता है, शुष्क सेल। साथ ही अलार्म घड़ी में भी आप शुष्क सेल प्रयोग कर सकते हैं और इस पे भी शुष्क सेल प्रयोग कर सकते हैं। पर जब श्रवण यंत्र की बात आएगी तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा सेल लेना पड़ेगा जो छोटी सी जगह पर आ जाए। तो द आंसर इज श्रवण यंत्र। अब संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं। अब संक्रमण तत्व आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साथ ही अनुचुंबकीय का मतलब भी पता होना चाहिए। तो एक एक करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व, अनुचुंबकीय व्यवहार का मतलब चुंबक के प्रति आकर्षण। तो डी ब्लॉक के वो कौन से तत्व हैं, या फिर डी ब्लॉक के वे तत्व जो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, किस कारण, कौन सा वो रीजन है जिस कारण से यह प्रदर्शित होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए आपको दिया है पूर्ण पूरित कक्षक, दूसरा है युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, दूसरा तीसरा होगा अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कक्षक, या फिर तीसरा जो है हमारा क्या है, रिक्त कक्षक। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप सभी को पता है यदि परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, कक्षाओं के अंदर भी उपकोष होते हैं और उपकोष में भी छोटे छोटे घर होते हैं। तो एक घर के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जब किसी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 जोड़े जिस चीज पर भी आ जाए तो उसे बोला जाता है क्या, युग्म। तो वो बोल रहा है कि एक कक्ष में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करेगा। फिर पहले वाले में देखेंगे कि सारे कक्षक है, मान लीजिए एस ब्लॉक पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी ब्लॉक पर 6 आ सकते हैं, डी ब्लॉक पर 10 आ सकते हैं। तो डी ब्लॉक तक ही संक्रमण तत्व है। एफ पे जैसी है ये संक्रमण तत्व वाली श्रेणी हट जाएगी, वो अंतर संक्रमण तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अर्धपूरी कहां तक है, पूर्ण तक।
मतलब डी ब्लॉक वाले कक्षक भी पूर्ण तरह से भरे हो, पी वाले भी भरे हो और एस वाले भी पूर्ण रूप से भरी, तो ये है। या फिर बोल रहा है ऑप्शन डी की पूरे ही खाली हो, या फिर ऑप्शन सी की कुछ खाली हो और कुछ भरे। जैसे कि डी कक्षक में 10 आ सकते हैं, हो सकता है लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन युग्मित ना हो, एक कक्ष खाली हो। डी ब्लॉक में 10 आ सकते हैं, हो सकता है किसी में 5 ही हो, किसी में 6 ही हो, किसी में 7 ही हो। ये तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए डी कक्षक में से 5 इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करेगा, और यदि पूर्ण रूप से भरित है, पूर्ण रूप से सारे भरे तो प्रतिचुंबकीय, साथ में युग्मित इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे तो भी वह कैसा व्यवहार करेगा, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबक के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अयुग्मित का मतलब अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहे सारे आंसर। मिसप्रिंट है, मेरे को मजबूरन ये वाला आंसर लेना पड़ेगा। बाकी जहां तक मेरी गैसिंग है, P बराबर होना चाहिए KH इंटू एक्स, ये है हेनरी का नियम। दूसरा, मर्क्यूरी सेल का प्रयोग किस युक्ति में किया जाता है, तो आंसर इज श्रवण यंत्र। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें अर्धपूरित कक्षक होते हैं। जिस किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता, कमेंट करना, डिटेल वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। अब केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगैंड यानी कि संलग्नी की संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन यौगिक से यह प्रश्न पूछा गया है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है क्या ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, समन्वय मंडल बोला जाता है उसे, अपचयन संख्या बोलते हैं, या उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जो सीधे केंद्रीय का परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है, अब उसे ही बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीकरण संख्या। पर यहां पर हमें वो ज्ञात नहीं करनी है, यहां पर ये बताना है कि एक लिगेंड है, मान लीजिए कोबाल्ट है, उससे कितने सारे लिगेंड जोड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम हमने अभी तक जहां तक देखा है 6 जोड़ सकते हैं। तो यदि वो 6 लिगेंड इससे जुड़े हैं तो वह क्या कहलाएगी, तो लिगेंड जो है जैसी केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं ना, जितने भी जुड़े होंगे उस संख्या को बोला जाता है उप सहसंयोजन संख्या, या फिर आप उसे बोल सकते हैं द्वितीयक संयोजकता। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव चेंज हो किया जाए कि उप सहसंयोजन संख्या ही द्वितीयक संयोजकता होती है। आप ऐसा भी प्रश्न में आ सकता है। अब तीसरा हमारा पांचवा ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक एमीन की संरचना होती है समचतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, त्रिकोणीय या पिरामिड। जिसको भी NH3 की संरचना याद होगी, उसमें कौन सा संकरण होता है, तो वो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो sp3 संकरण होता है, और sp3 संकरण की संरचना कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। अब ज्यूटर आयन की उभयधर्मी, ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है। ठीक है, सबसे पहले उभयधर्मी वर्ड पर जाइए, इधर सबको छोड़ दीजिए। उभयधर्मी का मतलब हो जाए तो दोनों तरह से व्यवहार करता है, जो अम्लीय व्यवहार भी करता है और जो क्षारीय व्यवहार भी करता है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, अम्लीय समूह की उपस्थिति के कारण, क्षारीय समूह की उपस्थिति के कारण। यदि अम्लीय होगा तो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, यदि क्षारीय होगा तो क्षारीय प्रदर्शित करेगा। मगर यहाँ प्रकृति कैसी है, उभयधर्मी, मतलब दोनों ही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा दो क्षारीय समूह की उपस्थिति, या फिर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन डी, एक अम्लीय एवं एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एक अम्लीय एवं एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। जिस किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करना, डिटेल वीडियो भी आने वाले हैं, केमिस्ट्री में प्रॉपर आपको गैप मिला हुआ है, तो हम बिल्कुल उसका सदुपयोग करेंगे। तो ध्यान से देखो, केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड संलग्नी संख्या कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। प्राथमिक एमीन की संख्या प्राथमिक एमीन की संरचना होती है कैसी, पिरामिडीय। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चलूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने के कारण फंबल वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब ज्यूटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण है, यहां पर आंसर है एक अम्लीय एवं एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। अब आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, चैप्टर नंबर 1 विलियन चैप्टर से पहला प्रश्न, सोडा वाटर में विलय की प्रावस्था है, खाली स्थान है। अब सभी ने सोडा वाटर देखा होगा, सोडा वाटर की बोतल की ढक्कन जैसी आप ओपन करते हैं, कुछ ना कुछ तो बाहर आता है। क्या बाहर आता है, गैस बाहर आती है। तो सोडा वाटर में विलय क्या है, विलय की प्रावस्था क्या है, तो क्या प्रावस्था है बेटा, गैस। इसका आंसर आएगा गैस। थोड़ा सा केमिस्ट्री आपके आसपास ही मौजूद है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देना है।
एनोड पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। अब एनोड पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन जैव अणु से है, विटामिन बी 12 में केंद्रीय धातु परमाणु है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, जैव अणु से भी हो सकता है प्रश्न, और ये प्रश्न उपसहसंयोजी यौगिक से भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा कोबाल्ट। ठीक है, ये अगला प्रश्न है हमारा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कि रजत दर्पण परीक्षण खालिस्तान दर्शाते हैं। तो जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे ना, वो इसका आंसर मेरे बोलने से पहले ही बता सकता है कि रजत दर्पण परीक्षण एल्डिहाइड देते हैं। अब प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय है। ठीक है, अधिक क्षारीय है तो क्या, मैंने डायरेक्ट आंसर ही बोल दिया कि प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय है। अब यदि पांचवा हमारा फिल इन द बैंक है, यदि शर्करा में प्रत्यात्मक समूह, यदि शर्करा में प्रत्यात्मक समूह CHO यानी कि एल्डिहाइड हो तो यह कौन सी शर्करा होगी। तो जब भी CHO समूह किसी शर्करा से जुड़ा हो तो उसे बोला जाता है एल्डोस शर्करा। ठीक है, इसीलिए शूट के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, बार बार हमें डकारे आ रही हैं और हमारा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ रहा है। ठीक है, अब फटाफट से सभी के आंसर देख लेते हैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। सोडा वाटर में विलय की प्रावस्था है गैस, एनोड पर ऑक्सीकरण, बी 12 कोबाल्ट, एल्डिहाइड अधिक और एल्डोस। ये सारे ऑप्शन आप लिख सकते हैं चाहे तो, और यहां पर भी लिखा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था सारे, ये तो सर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके साथ साझा की जाती है। हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, अब इससे इंस्पायर होकर आप एक माइंड मैप भी बना सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। सिर्फ गैसिंग के लिए बता रहे हैं हम कि आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अब विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, क्या ये कथन सत्य है। सोचो थोड़ा सा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जी हां, ये कथन पूर्णतः सत्य है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। अब चालकत्व शब्द हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है, तो मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस इकलौते प्रश्न से। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है। अब आएगा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो अब यहां पर आप लिखेंगे चालकता। क्या लिखेंगे, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, और इन सब से इनका मात्रक भी निकल कर आता है, जैसे कि प्रतिरोध का मात्रक आप लिख सकते हैं क्या, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का आप लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चालकत्व का मात्रक आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स -1, और चालकता का ओम इनवर्स -1 सेंटीमीटर -1। ये सारे इन सभी के मात्रक हैं। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, ये चारों चीजें जो मैंने बताई है मैं लिखित रूप से दे सकता हूं कि एक ना ऑब्जेक्टिव बन ही सकता है इनसे। ध्यान से सुनना ये सब सारी चीजें। अब C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एल्कोहल बनने के लिए हमें OH समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मान लीजिए OH समूह किसी भी एल्केन श्रृंखला से या एरिन श्रृंखला से एक जुड़ा है, कितने जुड़े हैं, एक, तो वो होता है मोनो। दो जुड़ा है तो डाइहाइड्रिक, तीन जुड़ा है तो ट्राई। तो यहां पर C2H5OH में कितने OH समूह जुड़े हुए हैं बेटा, ध्यान से देखो, एक। तो C2H5OH एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, नहीं है। तो ये कथन होगा हमारा असत्य। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, संरचना दिमाग में आ जानी चाहिए कि सोडियम बेंजोएट की संरचना होगी कैसे। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट की संरचना, बेंजीन रिंग आ रहा है, बेंजो 8। तो जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, उसका एक हाइड्रोजन हटा दो, लास्ट वाला, ये हमारी एरिन की बंद संरचना है। यहाँ पर ऊपर कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है जिसके आप बोलते हैं क्या, COOH, प्रक्रियात्मक समूह वो है। अब जो लास्ट वाला H है, H हट चुका है, वहां पर लगा हुआ है क्या, Na। वही संरचना होती है सोडियम बेंजोएट की। क्या इसका परीक्षण खाद्य, क्या इसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है बेटा? तो जी हाँ सर, इसका प्रयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है। अब माल्टेस एंजाइम माल्टोस के ग्लूकोज मेजाला घटन को उत्प्रेरित नहीं करता। तो आई होप सो ये कथन भी असत्य है। ठीक है, हम लास्ट में चेक कर लेते हैं इसका क्या आंसर है। और हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर अपव्यय क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये कथन थोड़ा सा सत्य टाइप का हमें लग रहा है। ठीक है, तो शायद ये गलत हो गया है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला कॉपी गलत हो गया होगा। तो पहला वाला कथन तो मैंने आपको बता दिया था क्या, कि 2 या 2 से अधिक, इसका ट्रू आएगा, इसके बाद का भी ट्रू आएगा, इसके बाद का आएगा फॉल्स, इसके बाद का जो है ट्रू, इसके बाद का फॉल्स, और लास्ट में ट्रू। ये सब सारे इसके आंसर हैं। अब जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो है सही जोड़ी का। आपको एक तरफ का कॉलम दिया हुआ है, अगले तरफ का बनाना है। मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से भी कहता हूं और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूं कि सही जोड़ी बनाने का रूल नंबर सुन लो ध्यान से, कि सही जोड़ी हो या कोई भी बड़ा प्रश्न हो, सबसे पहले वो सॉल्व करिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपके नंबर्स नहीं कटे। तो सही जोड़ी का रूल है कि सबसे पहले वो मिलाओ जो आपको बिल्कुल आप 100% सही हो। ठीक है, तो प्राथमिक सेल, ठीक है, क्या प्राथमिक सेल को बार बार चार्ज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या यह एक उत्क्रमणी सेल के जैसे व्यवहार करता है? क्या इसके अंदर उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है? तो नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा ई, अनुत्क्रमणी। इसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। अब सक्रियण ऊर्जा की जिसको नहीं पता ना, ध्यान से देखो, सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर भी ऊर्जा, तो सीधे सीधे मिला दो। जो लॉजिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के लिए छोड़ दो, हम अगले पर आते हैं। पॉलीहेलो एल्केन। अब ए कार्बन की संख्या यदि 2 हो, 3 हो, 1 से अधिक हो, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हो कि पॉलीहेलो एल्केन का वो उदाहरण है। तो पॉलीहेलो एल्केन का उदाहरण आपको मिलेगा CFC, या फिर आप उसे बोल सकते हैं क्या, फ्रियोन। CFC का नाम भी होता है फ्रियोन। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे रिलेट करते हैं? COOH, प्रक्रियात्मक समूह। इसी से जुड़कर हमें देखा है तो हमें मिलता है क्या, एस्टर। जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपस में मिलाया जाता है ना बेटा, तो यहां पर हमें मिलता है एस्टर। और जब एस्टर प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब तक संरचनाएं दिमाग में नहीं बनेगी नहीं पता चलेगा। अब इसकी एक संरचना यदि ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनना, CH3COOH प्लस CH3OH। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, हम इन्हें गर्म करें या फिर H2SO4 के साथ इनकी अभिक्रिया कराएं, तो एक OH और एक H निकल के H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, CH3OH से H निकाल दिया, अब आपके पास संरचना बनी है CH3O, O का एक बॉन्ड खाली है, और इधर जब आप आगे जाओगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो सिमिलरली इधर से OH समूह निकल के जा चुका है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वही होगा एस्टर, और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, एस्टरीकरण। इसी प्रकार से डायजोनियम लवण आपने सुना होगा, तो डायजोनियम बेंजीन का उपयोग होता है रंजक यानी कि रंगों के कार्यक्रम के लिए किया जाता है। अब जो वजह सक्रियण ऊर्जा, उसका आएगा सीधा सीधा ऊर्जा अवरोध। ठीक है, सही जोड़ी का रूल क्या है, जो पहले बन रहा है जिसमें आप श्योर हो उससे करो, कम से कम उसके नंबर तो आपको नहीं कटेंगे। आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना सभी को? देखो, प्राथमिक सेल, अनुत्क्रमणीय, सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा अवरोध, पॉलीहेलोएल्केन, फ्रियोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टरीकरण और एजोबेंजीन रंजक, ये सारे आंसर हैं इनके। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है,
कैडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए केडियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक से फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है Zn के जस्ट नीचे, और इसके डी कक्षक में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं। डी कक्षक 5 बॉक्सेस होते हैं, 5 बॉक्सेस में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 के 10 हैं, इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और इसका व्यवहार कैसा होगा? तो इसका व्यवहार होगा बेटा प्रति चुंबकीय। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया। अब Cr3 प्लस आयन का रंग लिखिए, Cr3 प्लस आयन का रंग लिखिए कि Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +3 में, तो उसका रंग कौन सा होगा? उपसहसंयोजी यौगिक में है, जब ऑक्सीकरण संख्या 2, 3 और 4 होती है, विलयन में मिलाया जाता है इसके उपसहसंयोजन यौगिक को, तो हमें अलग अलग प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। तो इस एक ऑब्जेक्टिव से इंस्पायर होकर उपसहसंयोजी यौगिक की जो पहली वाली तालिका उसको खोलना, और वहां पर जितने भी रंग बन रहे होंगे लाल, पीले, हरे, उन सबको याद करके चले जाना। तो इसका जो आंसर है, जब +3 आयनन संख्या होगी तो हरा रंग बनेगा। ठीक है, अब केटोल की संरचना का कीटोल की संरचना लिखिए। ठीक है, ये भी आपसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना पूछी जा रही है कि OH समूह कितने लगे हुए हैं। तो जो बेंजीन रिंग से 2 OH समूह जुड़े हुए होते हैं, वो पहले से जुड़े हो, पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो जो प्राप्त संरचना होती है वही होती है केटोल की संरचना। अब इधर देखें कि द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। सबसे पहले तो द्वितीयक अल्कोहल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चा सोच रहा होगा कि प्राथमिक अल्कोहल का मतलब मेथनॉल होता है, तो बेटा आप गलत हो। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है एथिल अल्कोहल, यानी कि जो आपने पहले देखा था ना C2H5OH, वही है प्राथमिक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल यदि हम देखें तो CH3CH2CH2OH, ये है हमारा क्या? द्वितीयक अल्कोहल, जिसे क्या आप बोल सकते हैं? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल को यदि ऑक्सीकृत किया जाए, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कराई जाए, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये हमें लिखना है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो और मुझे बताओ। ठीक है, मेरे हिसाब से जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा कीटोन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक होगा। तो इसका भी आंसर आएगा ग्लूकोनिक अम्ल। क्या आंसर आएगा बेटा? ग्लूकोनिक अम्ल। अब इसके आंसर हम फटाफट से मिला लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर आएगा 0, दूसरे वाले का है Cr+ देता है हरा रंग। कीटोल की संरचना लिखनी है आपको, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? 1, 2 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। मैंने आपको बताया कि बेंजीन रिंग से जब OH को हाइड्रो ऑक्सी समूह बोला जाता है, तो मान लीजिए आपकी बेंजीन रिंग है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। पहले कार्बन से एक OH समूह और इधर ऊपर वाले कार्बन से एक OH समूह जुड़ा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? पैरा और ऑर्थो वाली स्थिति पे। ठीक है, एक एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे ही बोला जाता है हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। आगे जाएंगे हम, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो कीटोन। ठीक है, नाउ वी हैव ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। यहां आकर आपके केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का जो भी सारांश है, जो भी प्रश्न उत्तर है, वो समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि 2 नंबर वाले जो हमारे प्रश्न हैं मॉडल पेपर में, वो सारे कवर हो जाए। जैसे कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखिए, मैंने आपको बता दिया है, सिंपल एक लाइन पे भी लिख सकते हो। 2 नंबर के लिए प्रश्न है तो थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो। और इकाई भी लिखना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी जब मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहा था। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या फिर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो दूरी है उसके अनुपात को ही। वैसे मेरे पास इधर आंसर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो किसी सबसे पहला यदि विशिष्ट चालकता
ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि ये बोर्ड पे अच्छे से आपको समझाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट ना हो। जो भी डाउट यहाँ पर होंगे हम उसे बोर्ड वाले सेक्शन पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिस नीड डायग्राम, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर फिर भी थोड़ा बहुत आप चाहो तो देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सब अलग अलग परिभाषाएं आप लिख सकते हो, कोई ऐसी लोड की बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको जो भी चीजें मैंने बताई आपको पसंद आई होगी और आप इसी ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाएंगे। मतलब मॉडल पेपर तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव आपको मेरी वेबसाइट, मतलब मेरी नहीं, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बायो पर लिंक है। और आप चाहो तो मैं डायरेक्टली भी ग्रुप पर, जो इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, वहां पर लिंक डालते रहता हूं, तो वहां पर से आप देखकर उन ऑब्जेक्टिव को लगाते रहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एक दो दिन में नए ऑब्जेक्टिव आपको और देखने को मिल जाएंगे। और मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रॉपरली अपना समय दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। कुछ बच्चे अपने परसेंटेज बनाने के लिए शायद दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सभी लोग अपना अपना भला देखते हैं। ये होगी प्रवचन वाली बात, पर यही परम सत्य है, ठीक है। क्योंकि सारे स्वार्थी हो चुके हैं, मगर आप स्वार्थी ना बनो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि वो कहीं गलत हो तो उन्हें बताओ, हम कहीं गलत है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैडम और मैं हमेशा एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन पे। यदि आप कमेंट करते हो तो कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसे हमने कमेंट नहीं किया है। समहाउ मैक्सिमम टाइम कमेंट्स मैं ही करता हूँ, ठीक है। मतलब एक रिवील कर दिया आपको। और बस इतना ही बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको बता दूं तो जो शॉर्ट है आपको यहाँ ऊपर कहीं दिख जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उन्हें ही हम सॉल्व करेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सालार एकेडमी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए कोई बीमार नहीं होगा मेरे केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। राधे राधे।